नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास की। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, देखिए यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें, सारा कंटेंट अच्छा है, आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, या आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए, अब ये देखिए, भारत में 15वीं सदी के उत्तरार्ध में विदेशी व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हो गया था। अब इतना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, या आप ना भी पढ़े तब भी ठीक रहेगा। भारत में 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 15वीं सदी किसे कहते हैं। देखिए, 1401 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो काल है, इसको हम 15वीं सदी कहते हैं। 1401 से लेकर 1500 ईस्वी, इस काल को हम लोग 15वीं सदी कहते हैं। अब 1401 से लेकर 1450 तक का जो काल है, उसको कहते हैं 15वीं सदी का पूर्वार्ध। और 1451 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो काल है, उसको बोलते हैं 15वीं सदी का उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध आपको समझ में आ गया होगा। तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1451 के बाद, विदेशी व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हो गया भारत में। इनमें सर्वप्रथम आने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। सर्वप्रथम कौन आया? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक नाविक सर्वप्रथम भारत पहुंचा और उसने यूरोप से भारत तक के जल मार्ग का पता लगाया। वह पुर्तगाल का निवासी था। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हो गया। भारत में पुर्तगालियों का आगमन एवं प्रसार कई चरणों में हुआ। इसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया था। सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा। कालीकट एक बंदरगाह है दक्षिणी तट पर, भारत के दक्षिणी तट पर। वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा कब पहुँचा? 20 मई 1498 को। और कालीकट पे वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसके साथियों का भी स्वागत और सत्कार किया। वास्को डी गामा तो अपने देश वापस लौट गया, परंतु पुर्तगाली जहाजी बेड़े के कप्तान कैब्रेल ने अवसर का लाभ उठाकर कालीकट व कोचीन में पुर्तगाली व्यापारिक कारखानों की स्थापना कर ली। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ये प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे भी ध्यान में रखिए, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा दोबारा यानी कि पुनः भारत कब आया था? तो 1502 में आया था, और उसने कालीकट और कोचीन के अतिरिक्त कन्नौर में भी पुर्तगाली कारखाना स्थापित कराया। इन कारखानों की किलेबंदी भी करा दी गई। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों का विधिवत आगमन सुनिश्चित हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा पुर्तगालियों का कैसे आगमन हुआ, सर्वप्रथम कौन आया, ये आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का उत्थान कैसे होता है, कैसे महाशक्ति बन जाती है पुर्तगाल भारत में आकर के। 1502 में वास्को डी गामा द्वारा कारखानों की किलेबंदी कराई गई थी। इससे अरब व्यापारी काफ़ी असंतुष्ट हुए और उन्होंने राजा जमोरिन को भड़काया। चूँकि पहले भारत और पश्चिम के मध्य जो भी व्यापार होता था, उस पर एकाधिकार किसका था? अरब व्यापारियों का। लेकिन अब चूँकि पुर्तगाली आ गए थे, तो इससे अरब व्यापारियों को फ़ायदा कम होने लगा था। इसलिए उन्होंने राजा जमोरिन को भड़काया कि वो पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दे। जमोरिन ने इनके बहकावे में आकर पुर्तगाली कारखानों पर हमला कर दिया, लेकिन कोचीन के पुर्तगाली कमांडर ने उसे पराजित कर दिया। किसको? जमोरिन को। फलस्वरूप भारत में पुर्तगालियों के प्रभुत्व में काफ़ी वृद्धि हुई और इनकी शक्ति व क्षेत्र का प्रसार प्रारंभ हो गया। 1505 ईस्वी तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच गए। इस प्रकार पुर्तगालियों की शक्ति का उत्थान होना प्रारंभ हो गया और इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों के
प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये कुछ वायसराय हैं जो पुर्तगाली के तौर पर आए थे यहाँ, पुर्तगाली वायसराय हैं। आप इनको गवर्नर कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए। सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखिए इसका शासनकाल वैसे एग्जैक्ट है 1505 से लेकर 1509 तक, लेकिन यहाँ 1506 से लेकर 1509 तक है। तो कहीं कहीं 5 लिखा होता है, कहीं कहीं 6, लेकिन ज़्यादा मान्य है 5। 1505 से लेकर 1509 तक आपको याद रखना है। एक मिनट। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था, या आप इसको पहला वायसराय कह सकते हैं। इस पद पर ये 1506 से 1509 तक कार्यरत रहा। इसने समुद्री शक्ति के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया, जिसे उसकी ब्लू वाटर नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया। इसने कहा अगर हमें भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो हमें सबसे पहले भारतीय समुद्र पर, यानी हिंद महासागर, अरब सागर, इन सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा। तो इसकी ये जो समुद्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की जो नीति थी, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। इसी को हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या शांत जल की नीति कहते हैं। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की, जिससे पुर्तगाली व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। 1509 ईस्वी में उसने मिस्र की जलसेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार उसके कार्यकाल में एशियाई सागरों पर पुर्तगाली सत्ता का वर्चस्व स्थापित हो गया। एक युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में, चौल का युद्ध जिसको बोलते हैं, चौल का युद्ध। उसमें गुजरात के शासक से संभवतः कहा जाता है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार गया था। इसको ध्यान में रखिए जो मैं बोल रहा हूँ। 1508 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं चौल का युद्ध। चौल का युद्ध 1508 में हुआ और उसमें पुर्तगाली वायसराय जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो गुजरात के शासक से हार गया। लेकिन 1509 में इसने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित कर दिया। 1508 में हारा, लेकिन 1509 में पराजित कर दिया। किसको किसको पराजित किया? गुजरात के जो शासक थे महमूद बेगड़ा, उनको पराजित किया, मिस्र की सेना को पराजित किया और तुर्की की सेना को। एक तरफ 3 सेनाएं थी और इधर वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अकेला था और तीनों को परास्त कर दिया। इसके बाद गवर्नर बनकर आता है अल्बुकर्क। इसका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ये रहता है 1509 से 1515 तक। 1509 ईस्वी में पुनः मिस्र की सेना के साथ युद्ध में अल्मीडा मारा गया और तत्पश्चात भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को माना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिए। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। उसमें एक महान साम्राज्य निर्माता होने के सभी गुण विद्यमान थे। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान उस समय थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके उनसे गोवा छीन लिया, क्योंकि गोवा उस समय बीजापुर के शासक के अंतर्गत आता था। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक थे, उनसे गोवा को छीन लिया और यहीं से हम कह सकते हैं पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ गई। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोवा को ही भारत स्थित पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी भी बनाई गई। गोवा विजय के बाद उसने फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप औरमुज पर अधिकार कर लिया और वहाँ भी एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद सकोत्रा पर उसने पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1511 में उसने मलाया द्वीप के कोने पर स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। उसी के शासनकाल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी एक पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1515 में उसने अपने देहांत से पूर्व तक पुर्तगाली शक्ति को
चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया था। उसने पुर्तगालियों की देखरेख में भारतीयों को सुशिक्षित करने व सामाजिक सुधार लाने का भी प्रयास किया। तो ये सब आप समझ सकते हैं। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी और अल्बुकर्क ने ही पुर्तगालियों को, ये जो अल्बुकर्क है, इसी ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो ये भी आप जाने रहिए। अब इसके बाद कुछ इसके उत्तराधिकारी आते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है उसको, लेकिन आप सुन लीजिए। नीनो डी कुन्हा जो है वो 1529 से 1538 तक वायसराय रहता है। 1529 से 1538 तक वायसराय रहता है। और वो आप कह सकते हैं कि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज़ पर उसकी हत्या कर बसीन को 1534 में और दीव को, जैसा आप दमन दीव सुनते हैं, दीव, उसको 1535 में स्थापित कर लिया था। तो ये थोड़ा सा नीनो डी कुन्हा के बारे में बता दिया। अब अन्य उत्तराधिकारियों की बात करें तो अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने उसकी नीति का अनुसरण करके पुर्तगाल के पूर्वी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उन्होंने मलाया तथा मलाया के निकट मलक्का द्वीपों पर अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप अब पुर्तगाली चीन तथा जापान के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाने लगे। कोलंबो में भी एक दुर्ग स्थापित किया गया। भारत के मालाबार तट, बसीन, दीव, ये देखिए दीव जो मैंने बताया था ना 1535 में स्थापित किया था। यहाँ पर अपना आधिपत्य किसने? नीनो डी कुन्हा ने। 1535 में नीनो डी कुन्हा ने दीव, इसको बोलते हैं दीव, यहाँ दीव लिखा है लेकिन दीव है, दमन और दीव आपने सुना होगा। तो इस पर 1535 में नीनो डी कुन्हा ने अधिकार किया था। और बसीन पर कब अधिकार किया था? तो ये देखिए बसीन है, इस पर 1534 में। दमन इत्यादि पर भी अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भारत में धारोमंडल, अब यहाँ धारोमंडल मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, यहाँ कोरोमंडल होना चाहिए। नीगा तथा सेंट थोम पर बंगाल में हुगली, अराधान, चिटगांव इत्यादि स्थानों पर भी अपने केंद्र स्थापित किए। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली शक्ति का आगमन, उत्थान बड़ी तेज़ी से हुआ, परंतु यह स्थिति अधिक समय तक बनी नहीं रह सकी। भारत में फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों के आगमन व स्वयं पुर्तगालियों की कमजोरियों के चलते पुर्तगाली साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया। तो हम लोग बाद में एक वीडियो में बात करेंगे पुर्तगाली शक्तियों का पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आप समझ गए होंगे कि पुर्तगाली कैसे आए भारत में, कौन कौन से गवर्नर थे, उनका विस्तार कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई। तो अगर अब यहाँ से कोई लॉन्ग प्रश्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।